जिसे कि दमे की बीमारी भी कहा जाता है। तो ये बीमारी क्यों होती है, इसके होने के क्या कारण होते हैं? कई बार क्या होता है कि ये बलगम जो हवा उसके ऊपर लग रहा है उसको सुखाता जा रहा है, तो बलगम दीवार फेफड़ों के दीवारों को पकड़ लेता है। जब फल खाएं तो एक किस्म का फल खाएं, फेफड़े के दीवारों को भी प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा फेफड़े में कभी भी दमा नहीं हो सकता। सांस खींचो छोड़ो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फेफड़े का बीमारियों को जल्दी दूर कर सकते हैं। सूर्य किरण छाती में पड़ना चाहिए कि आप हैरान हो जाएंगे, जो लोग सांस नहीं ले सकते थे वो लोग अच्छी तरह से सांस लेने शुरू कर देते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं नेचर केयर के डॉक्टर अरुण शर्मा जी से। डॉक्टर अरुण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमें भी खुशी है कि D5 चैनल के दर्शकों से दोबारा मिलने का बहुत खुशी है। थैंक यू। डॉक्टर शर्मा, आज हम बात करेंगे अस्थमा की, यानी कि जिसे कि दमे की बीमारी भी कहा जाता है। तो ये बीमारी क्यों होती है, इसके होने के क्या कारण होते हैं और इसका नेचर केयर में क्या इलाज है? नेचर केयर में दमा का इलाज बोल के कुछ नहीं है और हर बीमारी के लिए अलग अलग इलाज भी नहीं है, लेकिन इसके बारे में जो जानकारी है वो लोगों को मालूम हो जाए तो बहुत काफी फर्क पड़ता है। दमा को साइकोसोमैटिक डिसीज कहते हैं, क्योंकि एवरी फिजिकल एलिमेंट इज प्रीसीडेड बाय अ मेंटल एलिमेंट। विदाउट सॉल्विंग विद यू कैन नेवर क्योर ए फिजिकल एलिमेंट। हर शारीरिक समस्या के पीछे एक मानसिक समस्या होती है, जिसके वजह से शारीरिक समस्या और बुरा होते जाता है। जब तक ये मानसिक समस्या को ठीक न करें तो इस शारीरिक समस्या को ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस दमा के लिए कई लोग कई तरह के इलाज बताते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में दमा का इलाज नहीं करते हैं। पहले एक मरीज का ढाढ़स बांधते हैं, उसका हिम्मत बांधते हैं, उसको समझाते हैं कि वो बहुत एक बढ़िया पर्सनालिटी है, उसके अंदर बहुत काफ़ी पोटेंशियल है और आगे बढ़ सकता है, किसी तरह से बाकी लोगों से कम नहीं है। इस चीज़ को कई तरह के तरीके से उसको बताते हैं। बताने की डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, कई तरह का एग्जाम्पल दे के बताते हैं, वो विस्तार बाद में समझाएंगे। लेकिन इसका कारण क्या है? एक कारण ये है, फिजिकल कारण ये है कि बलगम शरीर में हमेशा बनता है। हमारे शरीर में 3 चीज जरूर बनते हैं, जैसे पित्त होता है, वात होता है और कफ होता है। कफ, पित्त, वात 3 दोष बताए गए हैं आयुर्वेद में। ये हम जानते हैं कि ये बलगम जो बन रहा है ये बहुत जरूरी पदार्थ है शरीर के अंदर, क्योंकि बलगम की वजह से शरीर के अंदर फेफड़ों में और आंतों में ये एक एमल्शन होता है, एक लेप वहाँ लगा होता है, जिसकी वजह से कोई भी एसिड हो या कोई ऐसे तेजाब का तेज हवा हो वो आंतों को या फेफड़े के दीवार को खराब नहीं कर सकते। ये बलगम की वजह से ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और बलगम ऐसा होना चाहिए कि जो हमेशा एक ही जगह में टिका न रहे। ये बलगम निकलते जाना चाहिए और उसकी जगह में नया बलगम आना चाहिए। ये है कुदरत का नियम। लेकिन जिस तरह के बलगम हम बनाते हैं वो अगर अच्छा ना हो, जैसे उस बहुत मोटा हो, जरूरत से ज़्यादा मोटा हो और ज़रूरत से ज़्यादा उसके अंदर ऐसे पदार्थ हो कि वह कम पानी हो, तो वो निकलता नहीं। तो ऐसा बलगम अगर चिपक जाए फेफड़े के अंदर और सूख जाए समय समय पर, तो ये बहुत परेशान करता है। फेफड़ों को, दीवार को सख्त सख्ती से पकड़ लेता है और फेफड़े को फूलने नहीं देता। फेफड़े का फूलना और सिकुड़ना ये तो बहुत जरूरी काम है हमारे जिंदगी में। सांस लिए बगैर कोई भी हम जी नहीं सकते हैं। सांस के अंदर बीमारी आ जाए तो घबराहट आ जाता है, घबराहट आ जाता है तो और भी तकलीफ में पड़ जाते हैं। एक के पीछे घबराहट से बीमारी बढ़ती है, बीमारी बढ़ने से घबराहट बढ़ती है। वन इज कॉन्स्टेंटली बिहाइंड द अदर। ये कंटिन्यूस गेम है। इस गेम को बदलने के लिए एक तो इंसान को चाहिए प्राणायाम करे। प्राणायाम होता नहीं उनसे,
ارے ہم سے سانس کھینچا ہی نہیں جاتا, آپ کہہ رہے ہیں لمبی سانس کھینچو, ایسے وہ کمپلینٹ کرتے ہیں. جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا دھیرے دھیرے لمبی سانس کھینچیے اور روک لیجیے. سانس کو روکنے کے بعد سانس کو نکالیے, نکالنے کے بعد بھی پھر بھی روکیے. یہ کہاں سنا ہے؟ لوم ولوم تو سنا ہے لوگوں نے, سانس کھینچو چھوڑو کھینچو چھوڑو, لیکن چھوڑنے کے بعد روکنے کا جو طریقہ ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ایسے کرنے سے پھیپھڑے کا بیماریوں کو جلدی دور کر سکتے ہیں. دوسری بات, یہ پھیپھڑے میں جو بلگم بنتا ہے اس کے جو کوالٹی ہے, اس کوالٹی کو اور ہم اچھی طرح سے بنا سکتے ہیں. یہ بلگم کئی قسم سے بنتا ہے. ایسڈ پلس سالٹ کے کمبینیشن, کھٹائی اور نمک یا کھٹائی اور چینی کے جوڑ سے ہی بلگم بنتا ہے. یہ کھٹائی اور جوڑ, کھٹائی کئی طریقے کے خوراک سے ملتا ہے. ایسڈ پلس سالٹ میکس میوکس, یہ ایسڈ پھلوں سے بھی بنتا ہے, دال سے بنتا ہے, چاول سے بنتا ہے, املی سے بنتا ہے, کھٹا پھل سے ایسے کئی چیزیں ہیں جو کہ کھٹاس ہے, اور اس کے ساتھ نمک یا چینی ملا جائے تو بن جاتا ہے بلگم. ان سب طریقے کے خوراک سے سب سے بڑھیا جو بلگم بن سکتا ہے وہ پھل سے بن سکتا ہے. جب پھل کھائیں تو ایک قسم کا پھل کھائیں, تو اس سے جو بلگم بنے گا بہت سیف رہے گا, پتلا ہوگا اور پھیپڑے کے دیواروں کو بھی پروٹیکٹ کرے گا, اور وہاں سے چلتا بنے گا, نیا بلگم وہاں آ جائے گا. ایسا پھیپڑے میں کبھی بھی دما نہیں ہو سکتا. بولو دما تو ہو گیا, اب کیا کریں؟ اس بلگم کو بھی وہاں سے نکالنے کا طریقہ ہے. کئی بار کیا ہوتا ہے کہ یہ بلگم سوکھ جاتا ہے کیونکہ وہاں سے نکلتا نہیں, اور پھیپڑا پھلا نہیں سکتے, اور ہوا تو لگتے جا رہا ہے, جو ہوا اس کے اوپر لگ رہا ہے اس کو سکھاتا جا رہا ہے. جب سوکھ جاتا ہے تو بلگم پھیپڑوں کے دیواروں کو پکڑ لیتا ہے اور سکڑ دیتا ہے. اس میں درد ہوتا ہے. جو مریض ہوتے ہیں دما کے, ان کو پھیپڑوں میں درد ہوتا ہے, اور سانس لینے میں اور بھی درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتا ہے. ان کو کیا کیا جائے؟ ایک دو پرانیام کرو اور دھیان کراؤ اور آرام کراؤ, ان کو ہمت بندھاؤ کہ ٹھیک ہو جاؤ گی. دوسرا, ایسے خوراک دو جس سے یہ سوکھا بلگم ہے وہ گل جائے. کتنا سائنٹیفک بات ہے دیکھیے. نہ کسی بھی دوائی دارو میں, کسی بھی اور طریقے کے علاج میں یہ کام نہیں کرتے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, پھیپڑوں کے طرف جو جا رہا ہے ہوا کی نلی, اس کو جلا کے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کرتے کرتے کیا ہوتا ہے, اس میں جلن پیدا ہوتا ہے, اور یہ اس کے اندر بھی زخم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو پھیلانے کی کوشش کرو گے تو بہت درد ہوتا ہے. اس لیے یہ طریقے غلط ہیں. طریقہ کون سا صحیح ہے؟ خوراک ایسے کھاؤ جس سے کہ اچھا بلگم بنے, اور کسرت ایسے کرو, پرانایام کرو, دوڑ لگاؤ. دوڑ تو شروع میں لگایا نہیں جاتا, لیکن کوشش کرتے کرتے تھوڑی دیر دوڑو پھر رک جاؤ, تھوڑی دیر اور دوڑو پھر رک جاؤ. اور اس کو مدد کرنے والا ایک اور ایجنٹ ہے قدرت کا, وہ کیا ہے؟ دھوپ. سوریہ کرن چھاتی میں پڑنا چاہیے, اور شریر کے ان انگوں میں پڑنا چاہیے جو کہ کپڑوں سے ہمیشہ ڈھکا رہتا ہے. اس کے پڑھتے ہی ایسا جان میں جان آ جاتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. جو لوگ سانس نہیں لے سکتے تھے وہ لوگ اچھی طرح سے سانس لینے شروع کر دیتے ہیں. اب دیکھیے, ایک بہت بڑے ویاپاری تھے جن کا سیمنٹ کمپنی تھا. نام تو نہیں لے سکتا مریضوں کا, لیکن ان کو دما کا شکایت 16 سال سے تھا. 16 سال ان کو کئی طرح کے دوائی دارو کیا. ان کے پاس تو پیسہ بہت ہے, کئی قسم کے علاج کرا سکتے تھے, کیا انہوں نے. آخر کوئی فائدہ نہیں ہوا, دن بہ دن اور بگڑتے گئے. جب انہوں نے پراکرتک چکتسا کا نام سنا تو ہمیں بلایا, اور ہم نے ان کا جو علاج شروع کیا. شروع کرتے ہی 5واں دن کے بعد وہ ان کو نیند آنے لگا, اچھی طرح سے سونے لگے. لیٹ کے تو سو ہی نہیں سکتے تھے شروع میں, بیٹھ کر تکیاں کا رکھ کر کے ایسے ہی جھپکی لیتے تھے. نیند خراب ہوتا تھا, اس لیے دن میں بھی تکلیف ہوتی تھی. ان کو جب نیند آنے لگا تو دھیرے 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 ان کا پھیپڑا ریپیئر ہوتا گیا, کیونکہ ہمارا خوراک ایسا تھا کہ یہ الکلائن, وہ ایسڈ پلس سالٹ کا بلگم ہوتا ہے,
खुराक में है अल्कलिनिटी, माने क्षार पदार्थ, वो कहाँ से आता है? कच्चे सब्जियों से आता है। जनाब, आप लोग कच्चे सब्जी कब खाते हैं? कभी नहीं। कभी कभी खा लेते हैं, थोड़ा सा मूली डाल दिया, थोड़ा प्याज डाल दिया, या टमाटर डाल के खाने के साथ खाते हैं। ऐसे खाने से कोई फायदा नहीं है। एक खुराक ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ कच्ची सब्जियां हो, उसमें नमक नहीं, नींबू नहीं, कुछ नहीं डालना। ऐसे खा के देखिए, फिर देखिए क्या मजा आता है। दमा तो होगा ही नहीं, अगर हो गया तो वो भी ठीक हो जाए। कितनी बातें हैं इसके अंदर, सूर्य किरण का, और एक्सरसाइज करने का, और खुराक का। ये 3 एंगल से हम ठीक करते हैं। चौथा क्या है? मन को ठीक करने के लिए प्राणायाम और ध्यान। प्राणायाम करने के बाद जो ध्यान करते हैं वो आसानी से होता है। प्राणायाम करने के बाद जो ध्यान लगाते हैं उसमें मन बिल्कुल आराम करता है। ऐसे प्राणायाम करने के लिए सीखना पड़ता है, और प्राणायाम करना भी, और धीरे धीरे बढ़ जाता है। क्वालिटी कैसे बढ़ता है? खुराक से। अब देखिए ना, सब तरफ से इसका प्लान, मास्टर प्लान है। प्राकृतिक चिकित्सा से ज्यादा कोई भी इलाज नहीं कर सकता जो रिजल्ट प्राकृतिक चिकित्सा में ला सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा इसलिए ठीक है क्योंकि दमा का इलाज नहीं है उसमें, डायबिटीज का इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज नहीं है। वो इलाज है कुदरत के उपकरणों से आपका स्वास्थ्य का वृद्धि करना। जहाँ स्वास्थ्य वृद्धि हुई और बीमारी गई वहां से। आप सोच लीजिए, ये कमरा अंधेरा है, अंधेरे कमरे में ये अंधेरे को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? अंधेरे को पकड़ के बाहर थोड़ा ना फेंक सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। ये तो मालूम हो गया। जब खिड़कियां खोलते हैं या बत्ती जलाते हैं, व्हेन यू ब्रिंग लाइट इनसाइड डार्क रूम, डार्कनेस गोज अवे। इसी तरह से बीमारी को ठीक करने की कोशिश कभी मत करिए। बीमारी की जगह आप स्वास्थ्य को लाइए। स्वास्थ्य को वृद्धि करते 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 आपका बीमारियां पता नहीं कब गया और कहाँ कहाँ गया। देख लीजिए कितना सरल है। जब किसी को अस्थमा हो जाता है, उसकी सांस फूलने लगती है, तो क्या करना चाहिए? एक तो कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी का माने जल चिकित्सा। जल के अंदर वो क्वालिटी है जिसको कहते हैं कन्वेक्शन करंट। जब when the heat transfers through the medium of solids, it's called conduction, or through the medium of gas, it's called radiation, through the medium of liquid, it's called convection. कन्वेक्शन करंट के क्वालिटीज पानी में है, इसलिए शरीर के अंदर भी पानी है और शरीर के बाहर से पानी लगाइए। जहाँ पर सांस फूलने की तकलीफ होती है वहाँ पर क्या करना चाहिए? गीला कपड़े से पट्टी लगा दीजिए। थोड़ी देर में क्या होगा कि सांस अच्छी तरह से होने लगा। गर्मियों में ऐसे करना है। मानो रात का टाइम है और थोड़ा सर्दी है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? एक बकेट में गर्म पानी रख लीजिए, एक बकेट में ठंडा पानी, एक तौलिया गर्म पानी में निचोड़ डुबो के इसको निचोड़ दीजिए और छाती में लगा दीजिए। हो सके तो पूरा राउंड चेस्ट में लगा दीजिए। थोड़ी देर में वो फूलेगा। क्या फेफड़ा और सारे नसें और मसल्स सब फूलेगा, और उसको निकाल के दूसरा ठंडा तौलिया लगा दीजिए। ठंडा गरम, ठंडा गरम करने के वक्त क्या होगा? फेफड़ा फूलेगा और सुकड़ेगा, फूलेगा सुकड़ेगा। इसका मतलब सांस का क्रिया शुरू हो गई। देखिए कितना सरल है। कोई दवाई नहीं दिया, पानी के जरिए उनका जो तकलीफ को दूर कर दिया। इससे भी ज्यादा हालत खराब होता है कुछ लोगों का, उसके लिए भी इलाज है। देखिए, हर इलाज के पीछे एक काम और करना पड़ता है। वो क्या है? टोना उसको बोलते हैं। टोना का मतलब मिनी एनेमा। मल का जो जुगाड़ एक तरफ एकत्रित हो जाना, उसकी वजह से भी सांस की तकलीफ होती है। थोड़ा मल को निकालने के लिए चेष्टा करें टोना के जरिए, तो मल निकलते ही एकदम सांस और अच्छा हो जाता है। दूसरा काम क्या करते हैं? एक टब में पानी भर देते हैं, गर्म पानी, इतना गर्म नहीं जो सह नहीं सकते, सहने लायक गर्म पानी भर के उसमें गले तक एक इंसान को डुबो देते हैं। चेहरा बाहर है और पूरा बदन गर्म पानी में। इससे क्या हो रहा है? नसें और अब हमारे जो फेफड़े हैं और सारे मसल्स हैं, ये एक्सपैंड हो रहे हैं। एक्सपैंड होते वक्त जितना भी दर्दें थी वो सब चला जाता है। थोड़ी देर के बाद सांस अच्छी तरह से चलता है। उसके बाद उसको पानी ड्रेन करके उससे कम गर्म पानी में शावर लेके
एकदम बदन को पोंछ लो और कपड़े पहन के आ जाओ, तो वो रात तो बीत जाएगी आराम से। तो इस तरह से हाइड्रोथेरेपी के बहुत सारे तरीके। डॉक्टर अरुण शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी खुशी है जी, फिर भी मिलेंगे। डॉक्टर अरुण शर्मा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।